गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं बना, पूछते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए नाम को नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमत होकर गवर्नर को भेजा। 6 साल फाइल गवर्नर ने नहीं निकाली, तात्कालिक गवर्नर ने। उसके बाद और उसी व्यक्ति को बाद में महाराष्ट्र के NHRC में लगा दिया गया, लेकिन गुजरात का लोकायुक्त नहीं बनाया। बाद में मीटिंग बुलाई तो नेता प्रतिपक्ष आए नहीं, बाइकआउट कर दिया। और कल क्या घटा? कल पूरी सरकार को बाईपास करते हुए गवर्नर ने स्वयं नियुक्ति कर दी। ये दूसरी एक्सट्रीम है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कॉम्पोजिशन के समय ये संतुलन बनना बहुत जरूरी है कि ना तो सरकार का बाहुल्य हो और ना सरकार की पूरी तरह अनदेखी हो, तब एक संतुलित चयन समिति हम निकाल पाएंगे और एक संतुलित चयन प्रक्रिया हम इसमें रख पाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष जी, वो 3 प्रश्न आते हैं जो हमारे लिए, हमारे विचार के लिए नेता सदन ने अपने वक्तव्य में उठाए हैं। एक विषय है कि एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है क्या? या बैठे हैं बहुत संविधान विशेषज्ञ, वो कहेंगे कि जो स्टेट सर्विसेज हैं वो स्टेट का विषय है, वो स्टेट की एंट्री है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का विषय उठेगा, हम कैसे एक ही एक्ट से दोनों बना दें। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, एक तो जो 1968 का लोकपाल बिल आया था और 1971 का, उसका शीर्षक ही था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरा मैं कहती हूं कि जो संविधान हमें ये देता है कि ये स्टेट एंट्री है, ये सेंट्रल एंट्री है, वही संविधान की धारा 252 में हमें यह अधिकार भी देता है कि 2 राज्यों के समर्थन से ये लोकसभा बिल बना सकती है एक इनेबलिंग प्रोविजन के साथ, जिसको बाद में राज्य स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आर्टिकल 252 हम देख लें, और आर्टिकल 252 में जो लिखा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state, इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं, 2 राज्यों के समर्थन से बना दें और बाकी एक इनेबलिंग प्रोविजन बना दें ताकि राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें और कोई राज्य सरकार ये न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं। दूसरा विषय है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आज यहां कहकर ये बात कहते हुए मुझे खुशी होती है, भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्य सरकारों ने और एक एनडीए की राज्य सरकार ने इस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को पहले ही स्थापित कर दिया। मध्य प्रदेश ने एक बिल बनाया, लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक। बिहार ने एक बिल बनाया और कल मुझे जानकारी मिली हिमाचल ने भी लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक बना दिया। अध्यक्ष जी, पंजाब ने बना दिया, बना रहे। तो जहां तक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का सवाल है, जहां तक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का सवाल है, बहुत ही प्रभावी लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक बने हैं, जिसमें यह तय किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पटवारी 15 दिन के अंदर गिरदावरी नहीं देता, अगर कोई तहसीलदार 1 महीने के अंदर नामांतरण नहीं करता, तो उसको जो जुर्माना लगेगा वो उसकी तनख्वाह से काटा जाएगा और वो जुर्माने की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसको 15 दिन के अंदर जिसका काम नहीं हुआ या 1 महीने के अंदर जिसका काम नहीं हुआ। सिटीजन चार्टर को सामने रख करके ये विधेयक बनाए गए। जन लोकपाल बिल जो डीम्ड करप्शन की बात करता है, उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि डीम्ड करप्शन में सीधे 15 दिन में काम न करने पर सजा का प्रावधान है। हम ये कहते हैं इनएफिशिएंसी और डीम्ड करप्शन एक चीज नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अन्ना हजारे के प्रतिनिधि भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो हमारे लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक हैं
वो सिटीजन चार्टर का एक बहुत अच्छा स्वरूप लेकर के आए हैं। सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वैसे सिटीजन चार्टर के साथ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बना सकती है, ताकि आम आदमी को ये पता चले कि उसका काम इतने दिन में होगा ही होगा, और नहीं होगा तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा और जुर्माने की राशि उसे मिलेगी जिसका नुकसान हुआ। इसके बाद तीसरा विषय है लोअर ब्यूरोक्रेसी का। जहां तक लोअर ब्यूरोक्रेसी का सवाल है अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक असर भी डालती हैं। इसके विरोध में केवल एक तर्क है कि अनविल्डी बॉडी हो जाएगी, लेकिन अगर हम बैलेंस करें कि उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या जाएगा। आज आम आदमी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार से उतना परेशान नहीं है, क्रोधित है, उतना परेशान नहीं है, क्योंकि उसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ता। वो जब अखबार में पढ़ता है तो उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये क्यों लूट रहा है, कि मेरे गाड़े कमाई के पैसे से जो टैक्स मैंने भरा है ये उसे लूट रहा है। क्रोधित होता है लेकिन परेशान नहीं होता। तंग होता है छोटे अफसर से, राशन कार्ड बनवाने जाता है, राशन कार्ड नहीं बना, लाइसेंस बनवाने जाता है, लाइसेंस नहीं बना, और कहीं ना कहीं जन लोकपाल बिल ने यह आकांक्षा जता दी है कि ये जो हम हथियार ला रहे हैं ये तुम्हें उससे बचाएगा, छोटे भ्रष्टाचार से बचाएगा। और ये जो उमड़ घुमड़ कर लोग आ रहे हैं ये उन बड़े भ्रष्टाचारों के खिलाफ नहीं आ रहे, ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं, ये आशा लेकर आ रहे हैं, आस मन में लेकर आ रहे हैं कि यह जन लोकपाल बिल मेरे मर्ज का इलाज होगा, क्योंकि उसके अंदर छोटी ब्यूरोक्रेसी आएगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं मैकेनिज्म्स बनाए जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी बनाई जा सकती है, लोकपाल के नीचे और नीचे 11 लोकपाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने छोटे अधिकारी को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा तो वो आदमी कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, वो आदमी ये महसूस करेगा कि मेरे भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हुआ, इन लोगों ने केवल बड़े भ्रष्टाचार का इलाज किया है। इसलिए ये जो लोअर ब्यूरोक्रेसी वाली बात है इस पर भी हमारी पार्टी सहमत है। तो ये तीनों विषय जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीनों विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमति इस सदन में दर्ज कराती हूं। अध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी उसी बात पर आती हूं कि आज का दिन एक इतिहास का दिन है। हमारी पीढ़ी ने बहुत भ्रष्टाचार भोगा है, हमारी पीढ़ी उसका शिकार बनी है, लेकिन हमारी भावी संततियां इस त्रास को न भोगें, हमारी भावी पीढ़ियां इस भ्रष्टाचार के गर्त का शिकार न बने, इसके लिए आज इतिहास ने हमें मौका दिया। इस मौके को हम चूके नहीं, इसे तरह तरह के तकनीकियों में हम न डालें। पूरा देश आज उद्वेलित है, पूरा देश आज हमारी तरफ देख रहा है। इस बिल का वो हश्र ना हो जो पुराने 8 बिलों का हुआ है। 43 बरस तक ये बिल घूमता रहा है, लेकिन इस बार आज हम बिल पास करने खड़े नहीं हुए, लेकिन आज हम सरकार को एक सुझाव और संकेत देने के लिए खड़े हुए हैं। इस सदन से देश को एक संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आज इस सदन से सरकार को ये संदेश जाए कि एक प्रभावी, सशक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष लोकपाल इस देश में आए जो आम आदमी को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोजक